देखो प्रोविजंस की बात करें कि लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट 2013 के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे। ओके, तो इस्टेब्लिश किया गया लोकपाल को एक एक्ट के थ्रू। तो जैसा मैं पहले ही बताया हूँ कि किसी एक्ट के थ्रू अगर किसी बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो कहलाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। सो लोकपाल क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको लोकपाल कहा जाता है। ओके, जो डील करती है एलिगेशंस ऑफ करप्शन से। अगर किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज या पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट में अगर किसी तरह का कंप्लेन आता है तो लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकती है उनके अगेंस्ट में। ओके, और वो कहे कि लोकयुक्ता होना चाहिए सारे स्टेट्स में। कंपोजिशन ऑफ अगर लोकपाल की बात करें तो लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज हो सकते हैं। अदरवाइज एमिनेंट पर्सन होंगे विद इंटीग्रिटी एंड एंटी करप्शन एक्सपर्टाइज। मतलब कोई पर्सन अगर एंटी करप्शन में एक्सपर्टीज हैं तो वो लोग चेयरपर्सन के पोस्ट पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। उनके मेंबर्स टोटल 8 होते हैं। और देखो 8 मेंबर्स में उनका क्या होता है कि 2 तरह का इनमें रिजर्वेशन है। ओके, सबसे पहला है कि 50% पीपल जो होंगे वो आपके SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और विमेन से होंगे। और 50% जो होंगे वो ज्यूडिशियल पोस्ट से होंगे। ओके, मीन्स 2 तरह के क्राइटेरिया इसमें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो 50% सीट को आपका पर्टिकुलर पीपल से रिजर्व होना चाहिए और सेकेंड में 50% ज्यूडिशियल पोस्ट होने चाहिए। इनको सेलेक्ट करने का प्रोसीजर ये है कि इनको सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को और उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स PM होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं हो पाए तो वो रिकमेंड करते हैं किसी जज को। और ये चारों मिलकर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करते हैं। देन ये पांचों मिलकर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करते हैं और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मीन्स एक PM होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, ये चारों स्पीकर ये चारों मिलकर एक ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करते हैं और ये फिर पांचों मेंबर मिलकर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर्स और चेयरपर्सन को। देखो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल जो है वो PM के ऊपर भी अगर किसी तरह का कंप्लेन आता है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर मीन्स सेंट्रल मिनिस्टर्स, ओके, MPs और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब पे लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहाँ तक कि जो NGO फॉरेन कंट्रीब्यूशन से 10 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट 1 करोड़ तक अगर वो अपने यहाँ मंगवाती है तो वो भी लोकपाल के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर का ज्यूरिस्डिक्शन ये है कि उनको कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं। ओके, जैसे उनको अगर करप्शन का चार्ज उन पे लगता है इंटरनेशनल रिलेशन में, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी में, पब्लिक ऑर्डर में या एटॉमिक एनर्जी में, पर उन मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का अगर मामला होगा तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, या फिर कुछ सेंसिटिव फंक्शंस होगा तो फिर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो करप्शन के चार्जेस पे इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज PM का हर वर्क नेशनल सिक्योरिटी से अटैच्ड होता है, सेंसिटिव फंक्शन से अटैच्ड होता है। ओके, और PM के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये नीड है कि कम से कम लोकपाल में 2/3 ऑफ लोकपाल मेंबर जो है वो PM के अगेंस्ट में अप्रूव करें कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ओके, NGO और सोसाइटी को इंक्लूड किया गया है। पावर ऑफ लोकपाल की बात करें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। ये CBI इन्वेस्टिगेशन को CBI को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर केस में आप इन्वेस्टिगेशन करो, बिना कोई गवर्नमेंट अप्रूवल के। इनको CBI को ऑर्डर करने के लिए गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं चाहिए होती है, इनके पास पावर होता है सिविल कोर्ट का। सो ये किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, और किसी भी एविडेंस को भी मांग सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से या पब्लिक ऑफिस से। ओके, अगर CBI के इंडिपेंडेंस प्रोविजंस की बात करें, जैसे CBI का आपका जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं चेयरपर्सन या मेंबर्स के, तो वो भी लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट में डिफाइन किया गया है कि उसमें PM होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं हो पाते तो उनके
बिहाफ पे एक जज होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे उस जज को, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये तीनों मिलकर चेयरपर्सन सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। हाँ, इसके साथ लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट 2013 में ये है कि सीबीआई, मान लो लोकपाल किसी केस को सीबीआई को रेफर करता है और वो किसी सीबीआई का कोई ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उस ऑफिसर का आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उस ट्रांसफ़र के लिए भी पहले लोकपाल का अप्रूवल चाहिए होगा, अगर कोई लोकपाल किसी केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया हो तो। ओके, इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि लोकपाल का अपना एक प्रोसिक्यूशन विंग होगा जो हेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से। ओके, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस की बात करें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इनको 90 दिन का टाइम दिया गया और एक्सटेंडेबल है। अगर वो किसी वजह से इंक्वायरी को नहीं कर पाते हैं तो 3 मंथ्स मोर एक्सटेंडेबल है, पर इन 3 मंथ्स में उनको प्रॉपर रीज़न देना होगा कि क्यों एक्सटेंड किया गया। वैसे ही इन्वेस्टिगेशन में 6 मंथ्स का टाइम दिया गया और 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन है। फिर ट्रायल में भी 1 ईयर का टाइम दिया गया है और जिसमें 1 ईयर आपका एक्सटेंडेबल है। इसमें भी प्रॉपर रीज़न प्रोवाइड करना होता है कि क्यों आप ट्रायल को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर लोकपाल अगर किसी केस में पाता है कि उस पब्लिक ऑफिसर का जो प्रॉपर्टी है वो आपका करप्शन से फॉर्म किया गया, तो वो उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनका ट्रायल स्टेज हुआ हो या ना हुआ हो, बस लोकपाल को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो करप्शन से बना हुआ है, तो उनको वो जब्त कर लेंगे, अपने अंडर में कर लेंगे। हाँ, पर अगर सपोज़ कि लोकपाल को आपको कंप्लेन करने के लिए प्रॉपर आइडेंटिटी भेजना होता है कि जो मेंबर आपको कंप्लेन कर रहा है और जिस मेंबर के अगेंस्ट में कंप्लेन हो रहा है, उन दोनों की आइडेंटिटी प्रॉपर एविडेंस के साथ में आपको लोकपाल को भेजनी होती है। अगर आपने रॉन्ग या फ्रेबुलस कंप्लेन को भेजा तो आपको सज़ा 1 साल तक या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जेन्युइन विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, साथ ही इस एक्ट में ये कहा गया कि हर स्टेट को 365 डेज़ के अंदर में, इस एक्ट को ओरिजिनेट करने के 365 डेज़ के अंदर में आपको एक लोकयुक्ता का इस्टेब्लिशमेंट करना है जो आपको करप्शन से डील करता हो। पर उनके पावर्स स्ट्रक्चर वो सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स पे छोड़ दिए गए कि उनको आप क्या पावर प्रोवाइड करोगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर्स होगी, ये सारी चीज़ें स्टेट पे छोड़ दी गई। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, सभी पब्लिक सर्वेंट्स को डिक्लेयर करना होगा अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हर साल उनके रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के, और अगर अपने एसेट्स या लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। रिमूव करने के लिए चेयरपर्सन को सुप्रीम कोर्ट पहले इंक्वायरी करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट विद होल्ड करता है कि रिमूवल का ग्राउंड वैलिड है तो फिर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, मेंबर्स या चेयरपर्सन को। अगर कोई केस लोकपाल फाउंड करती है कि ये केस वैलिड है, वैलिड रीज़न है, उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में अगर चार्जेस वैलिड हैं तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाए। ओके, कहा गया है कि सेटअप किया जाए स्पेशल कोर्ट्स ताकि ट्राई किया जाए करप्शन केसेस को जो लोकपाल रेफर करे। लोकपाल के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं, ना कि वो किसी एग्जीक्यूटिव या फिर आपके लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। नो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाएंगे, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लोकपाल अपने एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सेंड करता है जो पार्लियामेंट के बिफोर रखते हैं और फिर उस पर प्रॉपर डिस्कशंस होता है।